Hello everyone, I hope you all are doing well. Welcome on my YouTube channel PT Learning Point, and my name is Pooja Tiwari and I'm here very excited to inform you all. From today I'm going to start a practice session for CBSE ICSE बोर्ड सोशल साइंस सब्जेक्ट। जैसा कि स्टूडेंट्स आप सभी लोग को पता ही है कि अब आपके 2 टर्म्स में एग्ज़ाम्स होंगे और टर्म 1 की एग्ज़ाम की डेट भी आ चुकी है। तो ऐसे में सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इस बार रहेंगे आपके एग्ज़ाम में, और सॉरी ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे। और इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग एक शुरू करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेशन, जिसमें कि आपकी ऑल पार्ट्स को, ऑल सिलेबस को आपको कवर किया जाएगा। मीन सोशल साइंस के जितने भी पार्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस मीन सिविक्स। ओके, चैप्टर वाइज रिवीजन हम लोग करेंगे। डेली आप लोग का रिवीजन होगा एंड आई होप आप लोग को ये पसंद आएगा और आप लोग को इससे बेनिफिट भी मिलेगा एग्ज़ाम में। और इतने क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे कि जिससे आप लोग को एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला सेशन। और हिस्ट्री का आज फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। क्लास 10th CBSE बोर्ड के NCERT पैटर्न फर्स्ट चैप्टर आपको पता ही होगा कि द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप है। और इसका फर्स्ट क्वेश्चन आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, द स्टेट जनरल वॉज elected by the body of active citizens and renamed the National Assembly. New hymns were composed, oath taken, and martyrs commemorated in all the name of nation. A centralized administrative system was put in the place of formulated uniform laws for all citizens within territory. The above events took place during which revolution? Students, आपको बताना है कि ये जिस इंसिडेंट के बारे में ये बात कर रहे हैं, ये इंसिडेंट्स हुआ कब था। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में, या फिर अमेरिकन रिवॉल्यूशन, हेटियन रिवॉल्यूशन एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने क्लास 9th में फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा होगा, जो कि 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। और स्टूडेंट्स, फ्रेंच रिवॉल्यूशन होने के पीछे रीज़न क्या था? They want to freedom, they want to liberalism. Okay, from the very beginning the French revolutionary introduced various measures, practices that could create a sense of collective identity, means nation. Okay, collective identity among the French revolution. So इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु सेड when France sneezes, the rest Europe catches cold? ओके, इस आंसर में इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि हु सेड, किसने इस सेंटेंस को कहा है, व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। स्टूडेंट्स, इसका मीनिंग पहले जान लेते हैं कि फ्रांस, ये पहले आपको आंसर बता देते कि मैटरनिच ने ये सेंटेंस बोला था, और उसने ये कहा था कि अगर फ्रांस में रिवोल्यूशन होता है तो उसका इफ़ेक्ट सिर्फ फ्रांस में ही नहीं देखने को मिलेगा, उसका इफ़ेक्ट पूरे यूरोप में देखने को मिलेगा। तो इसी को उसने सेंटेंस में बोला था कि when France sneezes the rest of Europe catches cold. आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज सफरेज? ओके, दिस इज द वेरी कॉमन वर्ड सफरेज, एंड ऑप्शंस आर गिवन हियर। ऑप्शन ए द राइट टू इंफॉर्मेशन, ऑप्शन बी द राइट टू स्पीच, ऑप्शन सी द राइट टू वोट, एंड ऑप्शन डी द राइट टू फ्रीडम। तो स्टूडेंट्स, आपको बताना चाहेंगे कि सफरेज का जो मतलब होता है वो राइट टू वोट होता है, राइट टू वोट। ओके, वोट देने के राइट को सफरेज बोला जाता है। ओके, लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट टेरिटरीज डिड द हैब्सबर्ग एम्पायर रूल ओवर? ओके, हंगरी, ऑस्ट्रिया, बोथ ऑस्ट्रिया एंड हंगरी, एंड रोमानिया। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर सी हो जाएगा, बोथ ऑस्ट्रिया एंड हंगरी। कि व्हाट टेरिटरीज डिड द हैब्सबर्ग एम्पायर रूल ओवर? तो ऑस्ट्रिया और हंगरी दोनों के ऊपर इसका एम्पायर था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन रिवोल्यूशनरी फ्रांस हु वर ग्रांटेड एक्सक्लूसिव राइट टू वोट?
सो स्टूडेंट्स, इसमें हम देखेंगे कि इसमें आंसर हमारा कौन सा सही है। ऑल मैन, प्रॉपर्टी ओइंग मैन एंड ऑल वुमेन एंड प्रॉपर्टी ओनिंग वुमेन। तो इसमें स्टूडेंट्स पहले इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, इन रिवोल्यूशनरी फ्रांस हु वर ग्रांटेड एक्सक्लूसिव राइट टू वोट। किसको एक्सक्लूसिव राइट टू वोट मिला हुआ था फ्रांस रिवोल्यूशन के अंदर। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, जिनके पास प्रॉपर्टी होती थी, दे वर ओनली द एबल टू गिव राइट टू वोट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 6. Ideas of national unity in the early 19th century Europe were closely allied to the ideology of liberalism, centralism, globalism and privatization. Okay, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर हम देखेंगे कि इसका आंसर क्या है, लिबरलिज्म। लिबरलिज्म क्यों है? क्योंकि आइडियाज़ ऑफ नेशनल यूनिटी जो है वो अर्ली 19th सेंचुरी में ही लोगों के अंदर इस्टेब्लिश हुआ था। एंड यूरोप जो था वो आपका एलाइड आइडियोलॉजी को फॉलो करता है, मीन्स लिबरलिज्म। एंड द टर्म लिबरलिज्म, टर्म यानी लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म? दिस इज़ द लैटिन वर्ड। ओके, ये लैटिन वर्ड से एक डिराइव्ड वर्ड है ये। एंड मीनिंग इसका होता है फ्री, फ्रीडम। यस, लिबरल का मतलब फ्री होता है। सो आई होप आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। The 1830s were years of the great economic hardship in Europe. Okay? डिप्रेशन का एक एरा, एक टाइम पीरियड चल रहा था उसमें, इकोनॉमिक डिप्रेशन का टाइम। द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th century saw an enormous increase in population all over Europe. In the most countries, there were more seekers of jobs, I mean those who want to job and employment, and the population from rural areas migrated to the cities. वो एक सिटी से दूसरे सिटी को जाने लगे थे for the search of job. Okay, and live in overcrowded slums area, means they are living in the undeveloped area, and the small producers in town were often faced with stiff competition from import to cheap machine goods from England, and industrialization was more advanced than on the continent. The above passage gives information about what? ये भी जो भी all information आपको दिए गए हैं, ये information basically आपको बता किसके बारे में रहा है, इस क्वेश्चन का मतलब ये है। तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे। इसका आंसर होगा all of these, थर्ड आंसर। वाई स्टूडेंट्स, ये एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन हम इसके रिगार्डिंग आपको देना चाहेंगे कि ईयर 1848 जो था वो एक ऐसा ईयर था जिस टाइम में फूड शॉर्टेज हो गई थी एंड अनएम्प्लॉयमेंट जो बहुत ही ज़्यादा उस टाइम में पूरे यूरोप में स्प्रेड हो गया था, जिसकी वजह से लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा जो है एग्रेशन आ गया था। वो लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ से ट्रबल्स में आ गए थे। एंड द पॉपुलेशन ऑफ पेरिस ऑन द रोड्स, मतलब कि वो रोड पे आने लगे थे बिकॉज दे हैव नो एनी सोर्स ऑफ सर्वाइवल। एंड इन द मोस्ट कंट्रीज देयर वर मोस्ट सीकर्स ऑफ जॉब एंड देन एम्प्लॉयमेंट 1845 एंड 1845 में वो मतलब कि उन लोगों ने ऐसा सोचा कि मेरे पास कोई सोर्स नहीं है, जॉब नहीं है, सो दे वांट टू सर्च समथिंग एंड they want to some supports. So that's why they have weavers in Silesia. They had the revolt against the contractor. उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट में रिवॉल्ट कर दिया, रिवॉल्ट स्टार्ट कर दिया, और उन्होंने सब जो रॉ मटेरियल थी उसका सप्लाई उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया। और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने फिनिश्ड टेक्सटाइल, यानी कि जो मशीन से जो भी उस टाइम में जो भी प्रोडक्शन बनाए जाते थे वो आपके रिड्यूस होने लगे थे, और उसका पेमेंट भी उन लोग को जो है लो वेजेस पे उनको काम पे रखा जाता था, और वर्किंग आवर उनके बहुत ज़्यादा होते थे। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द फ्रेंच वर्ड ला पैट्रिया? ओके, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, ला पैट्रिया वर्ड का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय द फ्रेंच वर्ड? दिस इज द फ्रेंच वर्ड एंड ला पैट्रिया। The students, this is the option given here: motherland, community land, reserved land and fatherland. तो आपको बताना चाहेंगे कि इसका जो
एग्जैक्ट सही आंसर होगा वो है फादरलैंड। ला पैट्रिया, जैसे फादरलैंड इंडिया में जैसे कि हम मदर इंडिया को एज अ फीमेल फिगर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे ही फ्रेंच वर्ड ला पैट्रिया का मतलब होता है फादरलैंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द first clear expression of nationalism. Students, this is the most important question, nationalism, because we have studied in this chapter the rise of nationalism in Europe. मीन्स यूरोप के अंदर नेशनलिज्म का इमर्ज कैसे हुआ। ओके, यूरोप के अंदर नेशनलिज्म, तो सबसे पहले तो नेशन की बात करेंगे कि नेशन क्या होता है। ओके, सो दिस इज द कॉमन आइडेंटिटी ऑफ एनी कंट्री, दिस इज़ नोन एज द नेशन। और नेशनलिज्म की जो फीलिंग्स आई थी वो कब आई थी, तो वो स्टूडेंट्स स्टार्ट हुई थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। एंड ये एक ऐसा इंसिडेंट था, एक ऐसा रिवॉल्यूशन था जिससे ऑल ओवर यूरोप ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में इसके जो है इम्पैक्ट देखने को मिले थे। ओके, और इसका फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन जो था नेशनलिज्म का केम विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789। ओके, एंड फ्रांस वाज द फुल फ्लेज्ड टेरिटोरियल स्टेट था एक 1789 में, एंड द रूल ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की, मोनार्की यू नो दिस इज द, सो दिस इज द ऑटोक्रेटिक रूल्स। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो सॉरी स्टूडेंट्स, इसका आंसर आपका होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789। Next question, question number 10. Who was Giuseppe Mazzini? Giuseppe Mazzini. Option is given here: Italian revolutionary, member of Second State of French Society, delegate of Treaty of Vienna, and the King of Europe. तो स्टूडेंट्स, इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो है इटालियन रिवोल्यूशनरी। गिउसेप्पे मैज़नी जो था वो एक इटालियन रिवोल्यूशनरी था, एंड ही वाज बोर्न इन द जेनेवा, यस GENO, जेनेवा 1807 में इसका बॉर्न हुआ था, एंड ही बिकम अ मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बोनारी। ओके, ही वाज द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बोनारी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंजर्वेटिव रेजाइम सेटअप इन 1815 वर, कंजर्वेटिव रेजाइम। स्टूडेंट्स, कंजर्वेटिव, दिस इज द ओल्ड रेजाइम, ओल्ड ट्रेडिशन इज नोन एज द कंजर्वेटिव रेजाइम। ओके, ओल्ड रेजाइम, दिस इज नोन एज द कंजर्वेटिव रेजाइम। ये कब सेटअप हुआ था? कंजर्वेटिव रेजाइम सेटअप इन 1815 वर, वो क्या था? दिस इज द ऑटोक्रेटिक, दिस शोज द मोनार्की सिस्टम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में रीजन एंड असर्टन्स वाले क्वेश्चंस दिए हुए हैं। फॉर क्वेश्चन 12 to 16, 2 statements are given, one labeled assertion and the one labeled reasons. स्टूडेंट्स, आप लोगों में से बहुत सारे लोग एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को देख करके परेशान हो गए होंगे कि रीज़न असर्शन का क्वेश्चन कैसे होता है, बट दिस इज़ द वेरी इजी क्वेश्चंस, बट बस आपको समझ में आना चाहिए कि आपको इसको सॉल्व कैसे करना है। अगर आपने इसको एक बार कूल एंड काम माइंड से अपने इसको क्वेश्चन को पढ़ लिया, देन यू विल गेट योर राइट आंसर। तो चलिए आइए हम लोग इसको देखते हैं। इसके लिए देयर आर द गिवन 2 स्टेटमेंट्स, ओके, रीज़न एंड असर्टन। तो इसके लिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। बोथ A and R are true and R is the correct explanation of A. And next option is both A and R are true but R is not the correct explanation of A. C, A is true but R is false. Option number D, A is false but R is true. Okay, अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपने अब क्वेश्चन पे आते हैं और रीज़न और असर्टन वाले क्वेश्चंस को देखते हैं। स्टूडेंट्स, रीज़न असर्टन क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं, इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक आपको हम पहले देना चाहेंगे। पहले तो सबसे पहले आपको इसको बहुत ही कूल माइंड से रीड करना है।
आप लोग एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा जल्दी में रहते हैं, आप लोगों को लगता है बस तुरंत आंसर आपको पता चला और तो उसको ऑप्शन को टिक कर दें, बट आप एक बार पहले इन दोनों स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़िए। अगर आपने ध्यान से पढ़ा और आपने चैप्टर्स रिवाइज किया है, आपको कॉन्सेप्ट पता है, देन यू विल गेट द राइट आंसर। द ट्रू एजर्सन रीज़न हम लोग पढ़ेंगे, सॉरी एजर्सन स्टेटमेंट पढ़ेंगे। द ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म कुड बी डिस्कवर्ड थ्रू फोक कल्चर एंड ट्रेडिशंस। ओके, अब इसको मैंने पढ़ लिया, अब आप रीजंस वाले पढ़ेंगे। कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग दिस फॉर्म ऑफ फोक कल्चर वाज एसेंशियल टू प्रोजेक्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग। ओके स्टूडेंट्स, इसको आप लोगों ने ध्यान से पढ़ लिया। अगर आपको लग रहा है कि ये वाला जो है स्टेटमेंट वो सही है, मतलब आपको लग रहा है कि दिस इज़ द राइट, ओके, एंड आपने रीज़न जब पढ़ा तो आपको लग रहा है कि ये भी सही है, तो अगर आपके ये भी सही है और इसका एक्सप्लेनेशन आपको अगर रीजंस में मिल रहा है, तो आपको अपना आंसर, अपना ऑप्शन इसमें मिल जाएगा। तो इसका ऑप्शन हम देखेंगे क्या है। ऑप्शन नंबर बी, बोथ ए एंड आर ट्रू। मतलब अब दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, यानी कि एजर्सन और रीज़न दोनों ही करेक्ट हैं आपके स्टेटमेंट, बट जो आर दे रखा है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ओके, मतलब ये डिफाइन नहीं कर रहा है एजर्सन को। सो दिस इज सो दैट्स वाई दिस इज द ऑप्शन नंबर बी इज़ आवर करेक्ट ऑप्शन। बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, और स्टूडेंट्स एक ट्रिक ये भी होता है कि अगर आंसर नहीं आ रहा तो बिकॉज हम दोनों स्टेटमेंट्स के बीच में बिकॉज लगा के देख सकते हैं। तो इससे भी आपको आंसर्स पता चल सकते हैं कि इन दोनों में स्टेटमेंट में कौन सही है कौन गलत है, या फिर दोनों सही है तो उसका एक्सप्लेनेशन कौन कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। तो इससे भी आप अपने आंसर को ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। Assertions. A National Assembly proclaimed a republic that guaranteed the right to work, and reason, in 1948 it granted suffrage to all adults male over 28। okay, तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे। Sorry students, in this question answer options are not given. We will take the help from here। okay, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का, इसका ऑप्शन होगा ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। चलिए इसको देखते हैं। अ नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड अ रिपब्लिक दैट गारंटीड द राइट टू वर्क, एंड रीजंस, इन 1948 ग्रांटेड सफरेज टू ऑल एडल्ट्स मेल ओवर 21। ओके students, if you have remember, in Europe 1848 was the year of widespread pauperism in the town and the country, and the food shortage, उस टाइम में फूड शॉर्टेज हो गए थे, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो जिसकी वजह से जो पेरिस की पॉपुलेशन थी वो रोड पे आ गई थी और वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए थे उस टाइम में, बिकॉज दे हैव नो एनी सपोर्ट, दे हैव नो एनी मनी। बैरिकेड्स जो है वो मतलब कि उसको भी उन्होंने क्रॉस कर दिया था। एंड लुई फिलिपी जो कि उस टाइम का एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क था, ओके, ही वॉज द मोनार्क इन दैट टाइम। and he has declared the National Assembly, okay, and proclaimed a republic, granted suffrage to all adult male। उसने जितने भी वहाँ के जितने भी मेल्स थे, those who are the above 21, he get the right to vote, suffrage। आपको भी ऊपर वाले क्वेश्चंस में मिले होंगे कि सफरेज का मतलब क्या होता है। सफरेज का मतलब होता है राइट टू वोट, यानी कि जितने भी एडल्ट्स मेल थे उनको राइट टू वोट मिल गया। एंड गारंटेड राइट टू वर्क, उनको यानी कि जॉब करने के लिए भी उनको गारंटेड जो है राइट मिल गया, दोज हु आर द एबव 21। ओके, एंड द नेशनल वर्कशॉप जो थे वो भी उनको प्रोवाइड कराने लगे जॉब्स एंड द अपॉर्चुनिटीज़। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। द स्कॉटिश Highlanders were forbidden to speak the Gaelic language to wear the national dress, and large numbers were forcibly driven out of their homeland। Reason देखेंगे इसके। This is the assertions statements। Reason, the English helped the Protestant of Ireland
to establish their dominance over a largely Catholic country. Catholic is the community of Christians. Okay, तो स्टूडेंट्स इसका जो ऑप्शन होगा, इसमें जो आंसर होगा, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आर, यानी कि बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू बट जो आर है आपका, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ये, तो ये हमारा आंसर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, assertions nationalism in early 19th century Europe can be allied to the ideology of liberalism. Reason: liberalism stood for freedom for the individual and equality of all before the law. स्टूडेंट्स, लिबरलिज्म का मतलब अभी हम आपको बताएं कि लिबरलिज्म का मतलब होता है फ्रीडम. ओके, फ्रीडम मीन्स फ्री. ओके, दिस इज द आइडियोलॉजी. ओके, एंड इसके ऑप्शन हम देखेंगे. ऑप्शन इसमें आपका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आर. मीन्स इसमें भी सेम वही आंसर होगा कि बोथ आर ट्रू, दोनों ही ऑप्शन सही हैं, बट जो आर है वो आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है. ओके ओके, थोड़ा सा इस क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करेंगे. Ideas of national unity in the early 19th century Europe were closely allied to the ideology of liberalism. Liberalism ideology I had told you already, and since it was in the era of liberal movement, and liberalism stood for freedom for the individuals and the equality. Okay, individuals and equality. And for or the before the law means everyone is equal before the law. So students, आज के लिए इतना ही. ये आज का हमारा सेशन कंप्लीट होता है. आई होप आप लोग को इससे कुछ हेल्प मिलेगी. और स्टूडेंट्स, आपको बताना चाहेंगे कि इसी के रिगार्डिंग डेली हमारा जो है सेशन स्टार्ट होगा और डेली एक सेशन चलेगा. मीन्स चैप्टर वाइज आपके सारे जो चैप्टर हैं सोशल साइंस के वो कवर किए जाएंगे. और उसमें अगर आप लोग को शॉर्ट नोट्स चाहिए या फिर किसी तरह की कोई ऐसी एक्सप्लेनेशन चाहिए किसी टॉपिक वाइज, तो वो भी आप बता सकते हैं. आई विल ट्राई टू हेल्प यू. ओके, सो स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड